पहले जो ऐसा एनवायरनमेंट था कि दिल्ली ही जाके प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो अभी थोड़ा डाइल्यूट हो गया है। सर जनरली सोसाइटी में बिलीव होती है कि अगर आपने इंजीनियर बने या डॉक्टर बने देन लाइफ इज सेट। व्हाट थिंक यू आउट ऑफ द बॉक्स? कौन से पॉइंट पे आपको लगा दैट आई हैव टू डू द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे जो अर्लियर अटेम्प्ट थे उसमें मैं भी मार्क्स पे फोकस करता था, बट फिर आगे जिसे फेलियर मिले तो फिर पता चला कि यार कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यू हैड ऑलरेडी मेंशन कि आपने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किए है, सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स स्टूडेंट? जनरली ऐसा बिलीव किया जाता है कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। क्या ये प्रेजुडाइज जो है वो सही है? मेरी मेंस की प्रिपरेशन में अगर चैलेंज की बात करें तो ऐसे का पेपर था, और ऐसे से कभी दोस्ती हुई नहीं मेरी। पहला इंटरव्यू देते तो हमको नर्वसनेस होती है, तो उसको आपने कैसे डील किया? डेफिनेटली थोड़ी नर्वसनेस तो होती है। अराउंड 5 मिनट बाहर वेट करते हैं, तो वो टाइम तो बहुत मतलब हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू की सबसे अच्छी चीज़ है सॉरी बोलना। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ हमको नहीं भी आता है तो वो ठीक है, उसमें कोई सब नॉलेज तो हमारे पास पॉसिबल होगा नहीं। जब तक हमको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है, तब तक हमें मेहनत करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, DICS के इस चैनल में आपका स्वागत है, DICS पॉडकास्ट में। आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर किशन राम, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 का एग्ज़ाम क्लियर किया विथ ऑल इंडिया रैंक 474। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू सो मच। सर, आपने MBBS किया, MD किया, यू बिकेम अ डॉक्टर एंड नाउ यू हैव बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो अपनी इस जर्नी के बारे में हमें एक ब्रीफ आइडिया बताइए आप। जब मैंने 12th कंप्लीट किया था तो उस टाइम पे तो मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इट वाज एट BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद कि जब सेकेंड ईयर हमारा होता है वो गोल्डन ईयर उसको टेक दिया जाता है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया कि यूपीएससी जैसा भी कुछ होता है। फिर मैंने ओवरऑल जो सिलेबस है, एग्ज़ाम की पैटर्न है, उसके बारे में देखा। तो इनिशियली तो वो माइंड में नहीं बैठा था, क्योंकि MBBS में ऑलरेडी था, तो वो एक ऑलरेडी अच्छा प्रोफेशन है। तो एक डिलेमा था माइंड में कि मैं क्यों चूज़ करूँ। बट लेटर ऑन जब एज मेरा MBBS कंटिन्यू हुआ तो फिर धीरे धीरे क्लैरिटी आई कि भाई अभी करना है। और फिर ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है, मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस, वो मुझे हेल्प करा। तो इस वजह से फिर मैंने वो प्रिपरेशन का जर्नी मैंने इंटर्नशिप से चालू किया था। ओके सर, आपका एक काफ़ी लंबा जर्नी रहा यूपीएससी की तैयारी में, जिसमें स्ट्रगल किया आपने, हार्ड वर्क किया, और अब जब आपको सफलता मिली तो सफलता के तुरंत बाद आपका रिएक्शन कैसा था? हाउ डिड यू रिएक्ट व्हेन यू गॉट योर नेम इन द लिस्ट? एंड क्या लगता है सर, सफलता के बाद क्या बदला है आपके अंदर? पहले तो जब रिजल्ट आता है तब कुछ फील ही नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उसको पचाने के लिए ही टाइम निकल जाता है। yes. और मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बदला है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है, जो हम जिसके लिए प्रिपेयर करते हैं, जब वो मिलता है तो एक खुशी होती है, और आगे का हम सोचते हैं कि हाँ, जिसका हमने सपना देखा था उसमें अल्टीमेटली हम कुछ कर सकेंगे। नहीं सर, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से गुजरात में से जो कैंडिडेट्स पास आउट हो रहे हैं, उनका नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एंड गुजरात से अब अच्छे रैंक के साथ भी स्टूडेंट्स जो है वो क्लियर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, गुजरात में अब धीरे धीरे यूपीएससी की अवेयरनेस बढ़ रही है, और ख़ास करके जो गुजराती स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली अभी मतलब हम लास्ट 5 या 6 इयर्स का डेटा देखें और ओवरऑल रिजल्ट देखें, तो गुजरात के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टॉप परफॉर्मेंस भी है, और ओवरऑल एक जो कोचिंग का एनवायरनमेंट है, एक मेंटरशिप का एनवायरनमेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे कलीग्स ही प्रिपेयर करके फिर अच्छा रिजल्ट्स ला रहे हैं। तो ये डेफिनेटली मोटिवेशन तो है। और जब हम लाइव एग्जांपल देखते हैं कि हाँ, हमारे जैसे बैकग्राउंड में से भी स्टूडेंट्स क्लियर कर सकते हैं, और जब रिज़ल्ट आना शुरू होता है तो वो एक डेफिनेटली एक पाथ क्रिएट करता है ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ गुजरात। एंड ओवरऑल जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है अभी, डिजिटल एजुकेशन अभी इंक्रीज़ हो गया है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। तो पहले जो ऐसा एनवायरनमेंट था कि दिल्ली ही जाके प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो अभी थोड़ा डाइल्यूट हो गया है। तो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे ये ट्रेंड
गुजरात में भी बढ़ेगा हम्म। और मोर नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स विल कम फ्रॉम गुजरात। सर जो गुजराती एस्पिरेंट्स है उनका नेचर या उनका जो पढ़ाई करने का तरीका है उनके लिए आपके कोई स्पेशल सजेशंस होंगे कि उनको क्या क्या चेंजेस अडॉप्ट करने चाहिए अपनी स्ट्रेटजी के अंदर? डेफिनेटली जब मैं अपनी जर्नी को देख के कुछ बोलूँ तो 12th तक हमारा जो गुजरात बोर्ड है और उसका जो फोकस है वो मोस्टली इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे है। एनालिटिकल एबिलिटी मोर और लेस कम है और स्पेसिफिकली अभी तो इम्प्रूव हुआ है क्योंकि जो NEP 2020 है उसके बाद जो हाँ। ओवरऑल सिलेबस का चेंजेस है उसमें भी चेंजेस हुआ है, बट स्टिल इट विल टेक टाइम। सो मेरा एक ही फोकस है कि मुझे टाइम लगा था कि कैसे मैं इंफॉर्मेशन कुछ लाता था उसको उसमें एनालिसिस कैसे ला सकूं, तो थोड़े एनालिटिकल स्किल को हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जो स्पेसिफिकली GS एंड SMA भी रिक्वायरमेंट है UPSC में, तो बस उस पर फोकस करना चाहिए, वो ऐसा मुझे लगता है। ओके सर, जब हम मेहनत करते हैं हमको सफलता प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है कि यूपीएससी में इफ़ यू क्लियर दी एग्ज़ाम तो आपके साथ साथ उसका क्रेडिट जो है वो आपके परिवार को मिलता है, आपके मित्रों को मिलता है। तो सक्सेस का क्रेडिट तो सर हम सब जानते हैं कि इट इज़ गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। मेहनत में आपको क्या लगता है कि मेहनत में परिवार और जो हमारे कलीग्स है या जो हमारे फ्रेंड्स है उनका क्या रोल है हमारी सफलता के अंदर भी और इवन साथ साथ प्रिपरेशन के अंदर भी? मुझे लगता है कि जो सक्सेस है वो कलेक्टिव सक्सेस है, क्योंकि पढ़ना तो हमको ही है जो प्रिपरेशन करता है, बट उस जर्नी के दौरान जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो उस टाइम पे जो मेंटल स्टेबिलिटी है, ओवरऑल मोटिवेशन है, और कभी जब हम फेलियर देखें उस टाइम पे कैसे मोटिवेट होके कंटिन्यू कर सके, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का रोल होता है, बी इट फैमिली, फ्रेंड्स और सम नॉन अननोन पीपल। सो आई थिंक इट इज़ अ कलेक्टिव सक्सेस। ट्रू ट्रू। सर जनरली सोसाइटी में बिलीव होती है कि अगर आपने इंजीनियर बने या डॉक्टर बने देन लाइफ इज सेट। व्हाट थिंक यू आउट ऑफ द बॉक्स कि आपने कौन से पॉइंट पे आपको लगा दैट आई हैव टू डू द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस? जैसा मैंने पहले भी बोला था कि पहले तो मुझे एक अच्छा डॉक्टर ही बनना था, हाँ। और एक्चुअली 12th के बाद दो ही ऑप्शन थे, डॉक्टर या इंजीनियर। तो फिर मैंने ये ग्रेजुएशन में Yes. डॉक्टर चुना, बट सेकेंड ईयर में फिर मुझे ये पता चला कि मेरा जो खुद का एप्टीट्यूड है और मुझे लाइफ में कुछ आगे Okay. एज अ करियर क्या करना है, तो उसमें धीरे धीरे मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि सिविल सर्विसेज के साइड मेरा थोड़ा झुकाव ज़्यादा है, तो फिर Got it. मैंने वो डिसीजन ले लिया आफ्टर 1 year लॉन्ग डिलेमा। Yeah, happens. Coming to the preparation, आप mostly science background से, like 11th 12th में you had studied the subjects like physics, chemistry and bio. Even in MBBS you are having mostly the technical subjects like medical. But coming to the UPSC, it is having subjects like polity, history, geography and economy. So there is vast diversion between that. So how did you balance that कि आपको कौन से तकलीफ हुई and is there any dilemmas? डेफिनेटली, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा टेक्निकल Yes, है definitely. और मेरा ऑप्शनल भी टेक्निकल है। Yeah. तो वो तो मतलब लास्ट तक जो 5th अटेम्प्ट में मेरा हुआ है, तो हर टाइम पे मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था कि यार ये मेडिकल साइंस का GS में या हाँ। UPSC में डायरेक्टली कोई यूसेज ही नहीं है, और प्रिपरेशन की और पढ़ने की स्टाइल हम देखें तो वो पूरा मतलब चेंज है। तो डेफिनेटली वो स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ था, Yes. स्पेशली द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी एक्सेट्रा, बट आफ्टर ऑल जब हम उसको पढ़ने का एक तरीका समझ लेते हैं, उस एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझ लेते हैं, PYQs की पैटर्न को एनालिसिस करते हैं, तो अल्टीमेटली फिर वो स्ट्रेटेजी काम कर जाती है, और जब उस कोर स्ट्रेटेजी पे हम फोकस करते हैं तो दोनों बैलेंस हो जाता है। जनरली यूपीएससी में भी बोला जाता है कि व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बी इट सोशल लाइफ, बी इट योर हॉबी और बी इट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो इट वाज देयर इन योर केस आल्सो, एंड हाउ डिड यू बोथ बैलेंस कि आपकी हॉबीज और स्टडीज को कैसे साथ में आपने परस्यूट किया? फर्स्टली टॉकिंग अबाउट सोशल लाइफ, Yes. क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था तो वो मुझे इतना दिक्कत नहीं होता था, Yeah.
क्योंकि मेरा नेटिव Already. है गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, हम्म। तो यूजुअली मैं वेकेशन पे ही जाता था, तो वो यूजुअली बैलेंस्ड था। टॉकिंग अबाउट माय हॉबी, तो मेरी हॉबी बैडमिंटन है, और वो हमारा बैडमिंटन कोर्ट हमारी कॉलेज में ही है। ओके। तो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ तो होता था क्योंकि मैं रेगुलर प्ले नहीं कर पाता था, बट जब भी मुझे मौका मिलता था कि अभी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, अभी थोड़ा रिलैक्सेशन करना है, तो मैं सेकंड फ्लोर पे मेरी लाइब्रेरी थी और ग्राउंड फ्लोर पे बैडमिंटन कोर्ट था, तो मैं वो कर सकता था। बट डेफिनेटली उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है, रेगुलर हम फॉलो तो नहीं कर सकते। आप जब ये आपका 5th अटेम्प्ट था, तो आपने जब शुरुआती अटेम्प्ट्स दिए तो उसमें आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रही? आपने शुरुआती अटेम्प्ट्स में कैसे प्रिपेयर किया, और जब बाद में आपको सफलता मिली तो वो अटेम्प्ट्स के अंदर आपकी प्रिपरेशन में क्या-क्या चेंजेस आए? जब मैंने स्टार्ट किया था इंटर्नशिप में, तो उस टाइम पे तो मेरा फोकस वही था कि पहले मैं जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करूं, और क्योंकि ऐसा कोई गाइडेंस भी नहीं था, तो माइंड में ऐसा ही था कि प्रीलिम ही नहीं क्लियर होगा। तो स्टार्टिंग में तो बस ऐसा ही था कि बस मुझे प्रीलिम क्लियर करना है, और उसके लिए मेरा मेन फोकस वही था कि दो पार्ट होते हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। तो मेरा मेन फोकस वही था कि मैं स्टैटिक को इतना स्ट्रॉन्ग करूं कि उसमें मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, और वो अल्टीमेटली मेरे मतलब हर प्रीलिम के अटेम्प्ट में मुझे वो हेल्प किया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, बट उसके बाद मेरा प्रीलिम GS1 की वजह से नहीं रुका, तो 23 के अटेम्प्ट में CSET में मुझे हाँ, एक it was मार्क्स से big मेरा, tough paper हाँ, in तो 2023. वो अनएक्सपेक्टेड था, और थोड़ा टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से एक मार्क्स से वो रह गया था। अदरवाइज प्रीलिम फिर मेरा मेरा इतना दिक्कत वाला नहीं था, क्योंकि मेरा मेन फोकस स्टैटिक पे था। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में मेरी 22 के अटेम्प्ट में 690 मार्क्स थे टोटल, और इट वाज बिकॉज ऑफ एसए एंड GS दैट माय स्कोर वाज लो। मेडिकल साइंस आई वाज परफॉर्मिंग वेल सिंस द बिगिनिंग, तो मुझे GS और एसए में इम्प्रूव करना था, और उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैं PYQ और सिलेबस के कोर पार्ट पे फोकस नहीं कर रहा। तो बस मैंने जो 3 मेंस लिखी है, उसमें मैंने जो मेन स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाए हैं, तो वो यही है कि कैसे PYQ सेंट्रिक में प्रिपरेशन करूँ, और PYQ की क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको कैसे फुलफिल करूँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेपर को कैसे कंप्लीट करूँ। और इस बार मेरा जो 25 का अटेम्प्ट है, उसमें मेजर फोकस वो भी था कि मैं पहला आंसर कौन सा लिखूं और लास्ट में कौन सा लिखूं, वो एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए। Yes. तो वो टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कंप्लीट करना, वो सब मैं नहीं कर पाता था अब आगे के अटेम्प्ट में। तो ये सब थोड़े चेंजेस मैंने लाए, और वो होपफुली वो काम भी कर गए। जनरली ये होता है कि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं या जब भी कोई टेस्ट देते हैं, तो उनको फिर टेस्ट देने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो उसके बेसिस पे अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं ना। मेन जो टेस्ट है उसका उद्देश्य ये है कि भाई आपको उसमें से अपनी गलतियां जो है वो पता चले। तो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट देते थे, या आप जब MCQs की प्रैक्टिस करते थे या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते थे, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोस्पेक्ट करते थे? हाउ डू यू इवैल्यूएट योरसेल्फ, एंड उसमें से आपको आपकी जो मिस्टेक्स है उसके एनालिसिस के बारे में आपका क्या ओपिनियन रहता था? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे जो अर्लियर अटेम्प्ट थे उसमें मैं भी मार्क्स पे फोकस करता था। अगर मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता था कि भाई चलो ये काम कर रहा है। बट फिर आगे जिसे फेलियर मिले, तो फिर पता चला कि यार कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो फिर मैंने वो एनालाइज करना स्टार्ट किया कि कंसिस्टेंटली मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, और मेंस की अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो मार्क्स इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहे। तो फिर मैंने एक पैटर्न एनालाइज किया कि जहाँ पे मैं गलती क्यों कर रहा हूँ। तो एक तो था कि क्वेश्चन की डिमांड को मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था, और कहीं कहीं पे फिर थोड़ा क्योंकि मेन सब्जेक्टिव है थोड़ा, तो उधर उधर मार्क्स का कुछ ना कुछ होगा। तो फिर मैंने फाइनली इस अटेम्प्ट में जो चेंज किया था, वो मेजर फोकस एनालिसिस पे था, नहीं कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जो मार्क्स मिलते थे उससे बहुत अच्छे मार्क्स मेंस में आए हैं, तो उसका मुझे एक ही ये रीज़न लगता है कि एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस था। कहाँ पे गलती कर रहा हूँ उसको मैं फाइनल एग्जाम में ना करूँ, बस वही मेरा एक अल्टीमेट गोल था, और शायद मैं वो
कर पाया था। You had already mentioned कि आपने 3 बार prelims clear किया है. So what would be your advice for this year's prelim students? कि आप क्या कहना चाहोगे कि कौन से mistake कर सकते हैं? How should approach before prelims? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जब हम रीड करते हैं तो मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी था कि ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ माई प्रिपरेशन टाइम आई वॉज गिविंग टू स्टैटिक पार्ट Okay. एंड करंट अफेयर्स को मैं 10 to 15% ही देता था, और वो भी स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है तो मैंने जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग क्या करंट अफेयर्स है, नहीं कि जो पूरा अभी मटेरियल है वो पढ़ूँ। Yes. सेकेंडली जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ूँ तो उसकी यूटिलिटी है या नहीं, वो मैं स्पेसिफिकली फोकस करता था। क्योंकि सभी मतलब जो भी कैंडिडेट है वो बोलते हैं कि प्रीलिम के बाद करंट अफेयर्स कुछ इतना पढ़ा बट कुछ हाँ. काम ही नहीं आया, ऐसा है। तो इसलिए एक तो पहला है कि स्टैटिक पे फोकस करना चाहिए। सेकंड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। Okay. तो मैंने मतलब मैं तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, एक भी बाकी नहीं रखा। क्योंकि 22 के अटेम्प्ट में जब मैंने 2 क्वेश्चन बाकी रखे थे कि चलो ये नहीं करने हैं, तो वो मेरे मतलब सही थे अगर मैंने कर दिया तो। फिर मैंने तब से वो 100 क्वेश्चन ही मैं करता हूँ GS1 में। बट मैं ये एडवाइस दूंगा कि सभी स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। Yes, वो डिपेंड्स ऑन definitely. एक्यूरेसी। मेरा एक फ्रेंड है, उसका कंसिस्टेंटली 100 प्लस आ रहे हैं GS1 में, बट वो अराउंड 90 to 95 ही टिक करता है। तो अपनी पर्सनल वो स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, नहीं कि मैं 100 कर रहा हूँ या कोई 85 में भी अच्छे मार्क्स ला रहा है। तो वो पर्सनल जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करके कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए। और अल्टीमेटली लास्ट एडवाइस यही है कि रिवीजन मस्ट, जितना मल्टीपल रिवीजन हम कर सके, और जब प्रैक्टिस करनी है तो वो पहले PYQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि फिर करंट अफेयर्स और ये सब की प्रैक्टिस में PYQ छूट जाते हैं, तो फिर वो लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं होती है। और जो ऊपर के फिर सब ऐसा बोलते हैं कि एक मार्क्स एक क्वेश्चन से प्रीलिम रह गया, तो उसके लिए PYQs की प्रैक्टिस बहुत काम आती है। Yes, true. Talking about mains, like it's very difficult to score 800 plus, and you got it. You are one of them. So, what was your approach for the mains, and what was the challenges? क्या-क्या challenges आई आपकी mains के preparation में? मेरी मेंस की प्रिपरेशन में अगर चैलेंज की बात करें तो ऐसे का पेपर था, Okay. और ऐसे से कभी दोस्ती हुई नहीं मेरी। वो इस अटेम्प्ट में भी नहीं हुई। बट ओवरऑल मुझे जो प्रेडिक्टेबल पार्ट लगता है वो कंपैरेटिवली जो 7 पेपर्स है उसमें GS एंड ऑप्शनल है। तो इस बार मेरा फोकस GS एंड ऑप्शनल दोनों में था कि मैं PYQ और सिलेबस जो दिया है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है, उसमें ही प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोई टेस्ट सीरीज लगाऊंगा। Okay. तो मेरा मेन कोर फोकस था इस बार कि मैं PYQ और सिलेबस को कंप्लीट करूं, उसकी अच्छे से नोट्स बनाऊं, और मुझे 80 to 90% जो कंटेंट है वो मेरे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी नोट्स अच्छी है फिर मैं रिवाइज कर लूँगा, लास्ट में लिख दूंगा। तो मेरा अल्टीमेट फोकस वो था कि मल्टीपल रिवीजन से जो मेरी नोट्स है उसको मैं पेपर में ला सकूँ। तो उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक प्रैक्टिस की थी, बाकी PYQ की प्रैक्टिस ज़्यादा की थी, और लिखे आंसर राइटिंग भी इस बार बहुत किया था, तो शायद वो मुझे अल्टीमेटली काम आया। ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू था आई गेस, Yes, sir. राइट? सो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा अपने इंटरव्यू को लेके, एंड जो इंटरव्यू से पहले नर्वसनेस होती है, जब पहला इंटरव्यू देते तो हमको नर्वसनेस होती है, तो उसको आपने कैसे डील किया? डेफिनेटली थोड़ी नर्वसनेस तो होती है, और जब स्पेशली हम जो अराउंड 5 मिनट बाहर वेट करते हैं तो वो टाइम तो बहुत मतलब हार्ट रेट बढ़ जाते हैं। यस, बट उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं और फिर डिस्कशन चालू हो जाता है तो फिर पूरा एनवायरनमेंट स्मूथ हो जाता है, और फिर इंटरव्यू कब ख़त्म होता है वो हमको पता नहीं होता। बट ओवरऑल जो कोर चीज़ें हैं, जो कोर वैल्यूज़ है, उसके ऊपर हम आंसर दे, एनालिटिकल वे में थोड़ा थिंकिंग रखे कि कोई भी चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर न्यूट्रल वे में कहीं पे आंसर देना है, कहीं पे स्टैंड लेना है, तो क्वेश्चंस की डिमांड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना। और अल्टीमेटली मतलब मेरे जो गाइड थे वो बोलते थे कि इंटरव्यू में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसा करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, बस अल्टीमेटली मज़ा आना चाहिए। तो बस उस पर ही मेरा फोकस था कि जो कन्वर्जेशन है वो कैसे अच्छा हो, और जो 5 बोर्ड मेंबर है उसको कैसे मज़ा आए बस। जनरली ऐसा बिलीव किया जाता है कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं, बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। वो
कैंडिडेट्स के बीच में भी एक ऐसा डर का माहौल है जो पहली बार दे रहे हैं, खास करके कि वो बहुत ही ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमको उसका आंसर आएगा ही नहीं। तो क्या ये प्रेजुडाइज जो है वो सही है, या आपका क्या ओपिनियन, और आपके इंटरव्यू के अंदर ऐसे कौन से मोमेंट्स रहे कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चंस जो बहुत ही मतलब ऑफ बीट है या डिफ़िकल्ट है, और कुछ वैसे क्वेश्चन जिन्होंने आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवाया हो? मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टोटली ऑपोजिट है। मतलब वो जो मॉक में हम देखते हैं, यूट्यूब में जो वीडियोस देखते हैं, उससे टोटली ऑपोजिट होता है। बोर्ड मेंबर हमको अच्छे से सुनते हैं, उसके बाद उसको कुछ काउंटर क्वेश्चन करना है तो वो करते हैं। बट एक एक चीज़ है कि जो कन्वर्जेशन को कैसे अच्छा बनाए, वो उसका भी इतना ही एफर्ट होता है जितना हमारा होता है। तो वो दोनों साइड से एक स्मूथ एनवायरनमेंट होता है, नहीं कि वो हमारा मतलब काउंटर क्वेश्चन करते रहेंगे, सुनेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि यूपीएससी इंटरव्यू की सबसे अच्छी चीज़ है सॉरी बोलना। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ हमको नहीं भी आता है तो वो ठीक है, उसमें कोई सब नॉलेज तो हमारे पास पॉसिबल होगा नहीं। तो वो भी ऑनेस्टी बताता है कि चलो हमने सॉरी बोल दिया है, तो उसको भी अच्छा लगता है कि इसको नहीं आता है तो ये ना बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें हैं कि जो मॉक इंटरव्यूज़ है और एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू है, उसमें डिफरेंट तरीके से वो कंडक्ट होता है। Sir, it is possible to do the preparation of UPSC and GPSC all together. Can you share to our viewers कि कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली मैं मतलब करता था। Okay. और अभी तो लास्ट ईयर से जो जीपीएससी का सिलेबस हाँ। चेंज हुआ है और टोटली यूपीएससी के सिलेबस से अलाइन हो गया है। और लास्ट में जो मेंस जीपीएससी की मेंस हुई थी, उसके जो क्वेश्चन पेपर थे, Yes. तो वो भी टोटली एनालिटिकल वे में थे। तो अभी तो टोटली अलाइंड हो गया है। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसका जीपीएससी का जो सिलेबस है और ओवरऑल जो पीवाईक्यूज है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ बैकअप ऑप्शन जीपीएससी का भी प्रिपरेशन साथ में मतलब करना चाहिए। Okay. और साथ में एग्ज़ाम दे, क्योंकि अल्टीमेटली जीपीएससी का एक्सपीरियंस भी यूपीएससी में काम आता है, Yes. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मेंस। Sir, it's true कि UPSC की जर्नी इट्स एन मैराथन, वेरी लॉन्ग पीरियड यू हैव टू स्पेंड इट आउट। सो काफ़ी बार स्ट्रेस भी आपको हुआ होगा। सो हाउ डिड यू मैनेज, और लेट अस टेल टू द व्यूअर्स कि कौन सी टेक्निक आपको हेल्पफुल रही थी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए? स्ट्रेस तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूपीएससी जर्नी है। और जब भी मार्क्स नहीं आते या जब रिजल्ट आता है और उसमें फेलियर मिलता है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो उस टाइम पे बस मैं दो तीन चीज़ें करता था कि फॉर एग्जांपल कोई रिज़ल्ट आया और उसके बाद कुछ नहीं सूझ रहा कि आगे अभी क्या करना है, तो उस टाइम पे कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और बाकी हमारे फैमिली मेम्बर के साथ, फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यूस टच में रहना चाहिए कि हमको क्या फील हो रहा है, उसके साथ वो शेयर करना चाहिए। और बाकी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है, कभी कभी मूवीज़ देख लेने चाहिए, वेब सीरीज़ देख लेने चाहिए, कोई रीडिंग बुक रीडिंग का हमें कोई हॉबी है तो वो करना चाहिए। तो जो भी हमें स्ट्रेस रिलीवर के लिए काम करता है, वो एक्टिविटी मुझे लगता है कि करनी चाहिए। और ओवरऑल जब हम स्ट्रेटेजी पे फोकस करें, जब हम स्टेबल होते हैं, तब एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी बनानी चाहिए कि कहाँ पे मेरी वीकनेस कौन सी है और कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स है जो मुझे इमोशनली वीक बनाते हैं, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस स्ट्रेसफुल टाइम। तो अगर स्ट्रेटेजी और साथ में ये रिलैक्सेशन पे फोकस करे तो स्ट्रेस पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। Yes, sir, true. Sir, have you have a thought of quitting this preparation? क्योंकि काफ़ी बार आप बोले कि 1 मार्क से you are बैक की इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। सो इफ़ यस, देन व्हाट वाज योर बाउंस बैक कि यहाँ से आपको वापस हुआ कि नहीं, आई शुड नॉट क्विट हियर एंड शुड रिस्टार्ट इट? ये तो मल्टीपल बार हुआ था मेरे साथ। Okay. स्पेशली जब मेरा सीसेट में नहीं हुआ, फिर क्योंकि उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि मेरा पूरा प्रिपरेशन है, मैं मेंस इस बार अच्छा लिख सकता। उसके बाद जैसा आपने बोला कि 24 के अटेम्प्ट में Yes. मैं एक मार्क से इंटरव्यू में रह Interview गया। में। और बाकी अल्टीमेटली जब प्रिपरेशन का टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है, और उसमें जब हमको लगता है कि यार इतना अनसर्टेन गेम है, होगा नहीं होगा, तो मल्टीपल टाइम्स ये होता है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये थोड़ा इमोशनल टर्मोइल ही होता है। जब हम स्टेबल होते हैं, जब हमको पढ़ाई में अच्छा मज़ा आता है, ओवरऑल जब हमको रिजल्ट मिलता है कोई स्टेज पे,
तो वो हमको स्टेबिलिटी देता है कि चलो भाई हम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। तो वो एक बूस्ट देता है कि मुझे क्यों करना है, और उसकी वजह से फिर जब ये ऐसा लगता है कि अभी छोड़ देता हूँ, हाँ. तो उसके बाद तुरंत 1 घंटे बाद या 1 दिन के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, इतनी मेहनत की है तो अभी करना तो है। Yes. तो बस मुझे यही लगता है कि हमारे जो पॉजिटिव्स है उस पर फोकस करना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स ये छोड़ दूँ, ये सब तो आता रहेगा, बट अल्टीमेटली जब तक हमको ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है, हम्म. तब तक हमें मेहनत करनी चाहिए। सर, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या 3 डूज एंड डोंट्स सजेस्ट कर सकते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? डूज में तो बस यही है कि एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कीजिए। फिर जब प्रैक्टिस करनी है तो PYQ की प्रैक्टिस कीजिए। और थर्डली जो रिवीजन करना है तो स्टिक टू दी सोर्सेज। ऐसा नहीं है कि एक बार यही यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मैं कोई अलग से पूरी बुक पढ़ लूँ, फिर वो जो रिवीजन का कोर पार्ट था वो वही रह जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और डोंट्स की बात करूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली PYQ के जो प्रिपरेशन है उसमें एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए, नहीं कि रट्टा करना है या स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए। और दूसरा है कि जो वाइज यूज ऑफ मटेरियल, बिकॉज अभी सोशल मीडिया है, अभी मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, तो जो हमने स्टिक किया है कोई मटेरियल से या कोई स्ट्रेटेजी से, तो बदलना नहीं चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो अलग अलग टॉपर्स है उसकी जो स्ट्रेटेजीज है, तो हर एक की कोई नहीं अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, तो अपनी आइडेंटिफाई करनी चाहिए, नहीं कि किसी और के स्ट्रेटेजी को स्टिक करना चाहिए। Sir, any message you want to give to the beginners? बस बिगिनर्स को तो मैं ऐसा ही बोलूँगा कि पहले यही डिसाइड करना चाहिए कि आपको करना क्यों है, और अगर करना है तो रेडी भी रहना होगा कि मल्टीपल फेलियर्स भी आ सकते हैं। और उसके बाद जो कोर स्ट्रेटेजीज होती है, जो कोर डिमांड है एग्ज़ाम की, बस उसके ऊपर फोकस करके एक स्ट्रेटेजी बना के हमारी वीकनेस को कैसे हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके, उस पर फोकस करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। Sir, एक रैपिड फायर राउंड वी वुड प्ले. यू वुड लेट अस नो कि कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा सूट किया था while preparation of journey. So, ready? हाँ, ready. Okay. NCERT और standard books? स्टैंडर्ड बुक्स। Test series और PYQ? PYQ। ऑप्शनल सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट या फिर स्कोरिंग है इसीलिए? दोनों, यस. 8 to 9 hour स्टडी और 6 hour फोकस्ड स्टडी? 6 hour focused study. मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? Both. न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन? Both. सोशल मीडिया या डिजिटल डिटॉक्स? I would say digital detox. यस सर, थैंक यू सर. सर, अपनी यूपीएससी जर्नी को आप अगर एक वर्ड में कहना चाहे तो क्या कहेंगे? It is very difficult to say in one word, but consistency and hard work is something which is defining the difficult UPSC journey. यस, थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट के लिए। एंड हमारे व्यूअर्स जो है उनको काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच। Thank you थैंक so यू सर, much. थैंक यू सर.